हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा लोट, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, महाराणा प्रताप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज चित्तौड़गढ़। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कोर एरिया पर हम डिस्कस कर रहे थे और इस टॉपिक से रिलेटेड कई एरियाज़ के और कई कंट्रीज़ के, कई कॉन्टिनेंट के हमने कोर एरिया पर डिस्कस किया। जैसे हमने यूरोप के मूल क्षेत्रों पर बात की, हमने उत्तरी अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों के मूल क्षेत्रों पर बात की, साथ ही हमने एशिया के मूल क्षेत्रों के बारे में पढ़ा। और आज इस टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम नई दुनिया के मूल क्षेत्रों और अफ्रीकन कंट्रीज़ के मूल क्षेत्रों पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नई दुनिया के मूल क्षेत्रों पर। 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय औपनिवेशीकरण अफ्रीका, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में स्थापित होने लगा। यूरोप के विभिन्न देश इन क्षेत्रों में अपना अलग अलग उपनिवेश स्थापित करते गए। स्वयं यूरोप निवासियों का निवास्य क्षेत्र प्राय समुद्र तटीय क्षेत्र थे, जहां पर आवागमन, अर्थव्यवस्था, जनसंख्या तथा प्रशासनिक कार्यों का केंद्रीकरण था। कालांतर में जब औपनिवेशीकरण समाप्त हुआ तो नई दुनिया और अन्य देशों में संप्रभुता संपन्न राज्य विकसित हुए। इन नव स्वतंत्र राज्यों का मूल क्षेत्र समुद्र तटीय भाग थे, जो कालांतर में राज्य विकास प्रक्रिया के कारण विस्तृत होकर आंतरिक क्षेत्र में भी फैल गए थे। इसलिए आज भी इन देशों के मूल क्षेत्र समुद्र तटीय भागों में ही स्थित हैं। इसमें इन देशों की राजधानियां, बंदरगाह, व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों का केंद्रीकरण मिलता है। नई दुनिया में खासकर ऑस्ट्रेलिया के जो मूल क्षेत्र हैं उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो मूल क्षेत्र है वो इस कंट्री का दक्षिणी पूर्वी तटीय भाग है। 1788 तक यहाँ यूरोपीय जनसंख्या द्वारा कई महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित कर लिए गए थे। सिडनी और मेलबोर्न दो केंद्र यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया के आधार केंद्र के रूप में थे। यहीं से पृष्ठ प्रदेश की कृषि और पशुपालन की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण स्थापित किया जाता था। ये ही नगर सघन जनसंख्या के केंद्र भी थे और यूरोपियनों ने इस आधार क्षेत्र से वहां की मूल प्रजातियों को पश्चिमी मरुस्थल में खदेड़ दिया था। 1908 में कैनबरा को राजधानी बनाने के बाद इसी दक्षिणी पूर्वी भाग में अनेक व्यापारिक और औद्योगिक नगर विकसित होते गए। तब से ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्रीकरण इसी क्षेत्र में होता गया। नई दुनिया के मूल क्षेत्रों के बाद हम बात करेंगे अफ्रीकी देशों के मूल क्षेत्रों पर। अफ्रीका महाद्वीप 1492 से पूर्व एक अंध महाद्वीप माना जाता था। केवल भूमध्य सागर का तटवर्ती भाग ही विश्व को ज्ञात था। यहाँ नील नदी का डेल्टा ही पुरानी दुनिया का एक प्रमुख मूल क्षेत्र माना जाता है। शेष महाद्वीपीय देशों की वर्तमान संरचना 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय औपनिवेशीकरण की देन है। इसलिए वर्तमान समय में समुद्र तटीय भाग, नदियों के मुहाने या आंतरिक क्षेत्रों के खनिज केंद्र ही विभिन्न राज्यों के मूल क्षेत्र हैं। प्राय अधिकांश राज्य नगर केंद्र से सहवर्धन की प्रक्रिया द्वारा विकसित हुए हैं, इसलिए अफ्रीकी राज्यों के मूल क्षेत्र नगर केंद्रित ही है। अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश मिस्र, इसके जो महत्वपूर्ण कोर एरिया हैं उन पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आधुनिक मिस्र का मूल क्षेत्र विश्व के प्राचीनतम मूल क्षेत्रों में से एक है। इसकी स्थिति 6000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। इसका विस्तार भूमध्य सागर तट से नील डेल्टा होते हुए काहिरा तक था। नदी निर्मित उर्वर मैदान, उपयुक्त जलवायु, जल की सुविधा से युक्त यह मूल क्षेत्र कालांतर में नील घाटी की सभ्यता को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुआ।
दीर्घकाल तक इसी मूल क्षेत्र के कारण मिस्र एक कार्यात्मक राजनीतिक इकाई के रूप में अस्तित्व में रहा। आज भी मध्यवर्ती नील घाटी तक इसका विस्तार हो गया है। इसमें मिस्र की जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, अवस्थापना तत्वों का केंद्रीकरण है। इसी कारण से मिस्र को नील की देन कहा जाता है। शेष अफ्रीकी देशों में औपनिवेशिक काल के मूल क्षेत्र मिलते हैं। दक्षिणी अफ्रीका संघ के दो मूल क्षेत्र हैं, कैपटाउन और डरबन। यहीं से यूरोपीय औपनिवेशीकरण आंतरिक क्षेत्रों की ओर विस्तृत हुआ और वर्तमान राज्य अस्तित्व में आया। ज़ेरे के मूल क्षेत्र पश्चिमी तट में राजधानी लियोपोल्डविले और दक्षिण पूर्व में कटंगा प्रांत है। घाना में मूल क्षेत्र राजधानी अफ्रा, सैंडी, कमासी नगरों के मध्य है। भौगोलिक रूप से यह उल्लेखनीय है कि अफ्रीकी देशों के मूल क्षेत्र उनके राजधानी नगर ही हैं। ऐसा इसलिए संभव हुआ है कि औपनिवेशीकरण से पूर्व भूमध्य सागरीय अफ्रीका को छोड़कर संपूर्ण अफ्रीका अज्ञात था, जो जनजातियों से आवासित था। राजनीतिक इकाइयों का संगठन विकसित नहीं हुआ था और भौगोलिक रूप में जलवायु, जंगल और विषम उच्चावचीय विषमताओं के कारण अफ्रीकी राज्यों के आधार केंद्र नदी के किनारे, समुद्र तट या फिर खनन केंद्रों पर स्थापित हुए। औपनिवेशीकरण के बाद यही केंद्र विभिन्न राज्यों के राजधानी नगर और उनके मूल क्षेत्र के रूप में प्रतिस्थापित हुए। तो इस प्रकार आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कोर एरिया पर बात की और इसी के साथ इस चैप्टर पर ये हमारी आखिरी क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी चर्चा जारी रखेंगे और इसी के साथ धन्यवाद।